you make the notes, आपको उसका proper understanding है, and I'm sure from today lecture also you will get the 1 or 2 question 100%. Just understand the concept. कोई मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल आपको नहीं कराने वाला कि बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि वो आपको समझ नहीं आएगा, बिकॉज यू डोंट नो द बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड यू आर गोइंग टू अप्लाई दैट कि भाई मैं अब मेरे को पता कुछ है नहीं और मैं एडवांस के क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करने चला देता हूं। मैं सोच नहीं सकता अपने दिमाग से अनटिल और अनलेस आई डोंट नो द बेसिक्स कि भाई ये चीजें चलती कैसे हैं। गॉट माय पॉइंट? तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से उठा के लेके चलूंगा और एडवांस तक सोचने पे कंपेल करूंगा कि यार ये चीजें ऐसे होती हैं। फर्स्ट, माय फर्स्ट टॉपिक इज, एक क्वेश्चन आएगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। गॉट माय पॉइंट और नॉट? दीज आर द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, इनको मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के अंदर एक क्लासिफिकेशन आता है, एक आता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहां से मैं प्लान कर रहा हूं कि भाई आपका कुछ पूछ सकते हैं, एटलीस्ट एडवांस के अंदर स्टेटमेंट हो सकता है कि कौन सा एक्सटेंसिव होता है, कौन सा इंटेंसिव। तो एक्सटेंसिव कैसे लर्न करेंगे? दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द मास, जो मास के ऊपर डिपेंड करती है उसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, दोज प्रॉपर्टी विच इंडिपेंडेंट ऑफ मास, आप यहां से लर्न कर सकते हैं। यू कैन लर्न फ्रॉम हियर, आई मींस इंटेंसिव एंड आई मींस इंडिपेंडेंट। आई मींस दोज प्रॉपर्टी जो मास के ऊपर निर्भर नहीं करती उनको हम क्या कहते हैं? इंटेंसिव। एंड दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द मास, एक्सटेंसिव। अगर मैं आपसे कुछ पूछूं अभी कि विच वन प्रॉपर्टी इज एक्सटेंसिव, विच वन इज इंटेंसिव, तो यू कैन टेल मी। चलो देखता हूं कौन कितना अप्लाई करता है। प्रेशर बताओ, प्रेशर इज एक्सटेंसिव और इंटेंसिव? एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? एक्सटेंसिव। श्योर? इट्स अ रॉन्ग आंसर, इट्स ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट्स ए इंटेंसिव। अगेन, डेंसिटी, घनत्व, इसको घनत्व बोलते हैं, घनत्व, इट्स ए फर्दर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, फर्दर इंटेंसिव। अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे ऐसे करके कि यार डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और ये तो मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये तो पक्का क्या होना चाहिए? एक्सटेंसिव, देन यू विल डू द रॉन्ग, यू विल डू द रॉन्ग। आई एम टेलिंग यू द टेक्निक। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आपको दिया हुआ हो, जैसे डेंसिटी, आप क्या करेंगे? वो प्रॉपर्टी को बीच में से तोड़ देंगे। सपोज करो ये पेन का डेंसिटी, ये पेन का कुछ होगा। अगर मैं सपोज करो इसको 2 पीस में तोड़ दूं, तो एक पीस अलग हो जाएगा, एक पीस अलग, तो क्या वो डेंसिटी हाफ हो जाएगा इसका? तो इसका मतलब ये मास पे डिपेंड नहीं कर रही थी ना डेंसिटी, है ना? तो आप ऐसे देखेंगे, कोई भी चीज आपको दे कि ये प्रॉपर्टी बताओ। फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं, जैसे ये कंटेनर है, इसके अंदर कोई गैस है, उसका प्रेशर P है, उसका टेम्परेचर T है, उसका वॉल्यूम V है। सपोज करो, suppose there is a gas in this container. If I divide this container into 2 half, अगर मैं इसको 2 हाफ में डिवाइड कर देता हूं, तो क्या ये प्रेशर P/2 हो जाएगा क्या? नहीं ना। कितना रहेगा? P। तो P कैसी प्रॉपर्टी हुई? इंटेंसिव। कैसी रही? गॉट इट? क्या इसका टेम्परेचर T/2 हो जाएगा आपका? तो टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी हो गई? इंटेंसिव। वॉल्यूम कितना हो जाएगा?
ये V/2 एंड दिस वन, तो वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी हुई? नाउ यू गॉट दिस कंसेप्ट। ये किसी भी बुक में मेंशन नहीं होगा आपको कि भाई वहां पे आप देख लेके पढ़ लेंगे कि भाई ये एक्सटेंसिव, वहां पे जस्ट दे गिव द सो मेनी एग्जांपल, दिस इज एक्सटेंसिव, दिस इज इंटेंसिव। गॉट माय पॉइंट और नॉट? तो हाउ यू विल चेक वेदर इट्स एक्सटेंसिव और इंटेंसिव? यू, आप उसको यू ब्रेक डाउन, मिडिल से तोड़ दो, अगर उसको प्रॉपर्टी भी हाफ हो गया तो extensive, a property remain the same, intensive. Hope you got. And I'm sure 1 marks, yeah, one statement you will get 100% in your advanced exam. जरूर मिलेगा। कोई प्रॉपर्टी बोलेगा इट्स ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या इट्स ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो आप देख लेना उस टाइम पे। और प्रॉपर्टी पूछू आपसे, फॉर एग्जाम्पल, नहीं पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं। ओ, जैसे डेंसिटी है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन, तो अब मेरे को तो पूरा टेंशन आ गया, आई मीन टेंशन, ओ मास, तो मास है तो मास पे डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है। एक्चुअली मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? मास तो एक्सटेंसिव ही है ना, मास तो मास पे डिपेंड करेगा। और वॉल्यूम तो एक्सटेंसिव बाई एक्सटेंसिव क्या हो गया ये? इंटेंसिव। गॉट माय पॉइंट और नॉट? whenever there is a property like that, extensive divided by extensive, तो वो क्या प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी? इंटेंसिव। लेट मी चेक, लेट मी चेक, हु विल टेल मी द आंसर? चलो स्टैंड अप। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझते हैं ना आप? इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में? अपवर्त ना, वो जो रेज आती है पानी में, और वो पानी का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एयर का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो वाली चीज ना, क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। ठीक है, अब बताओ ये अपवर्तनांक इट्स एक्सटेंसिव और इंटेंसिव? आपको कुछ मेहनत ही नहीं करनी बच्चों, एक एक दो दो नंबर लेने के लिए, तो बस सोचना ही तो है ना अपने दिमाग से। मेरे को घर जाके पढ़ना नहीं है 4 4 5 5 घंटे। आई हैव नॉट टू स्टडी 4 आवर 5 आवर, नो, आई विल स्टडी एंड आई विल लर्न ऑल दीज थिंग। जस्ट थिंक इट, इट्स अ रिफ्लेक्ट एक्सटेंसिव और इंटेंसिव? इट्स ए इंटेंसिव ऑब्वियसली। अरे वाटर, मैं 1 kg लू 2 kg लू, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ी चेंज हो जाएगा? इट विल नॉट चेंज। सिट डाउन, वेरी गुड। नाउ आई विल राइट द 3 terms हियर। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। कोई बता सकता है ये ऊष्मा क्षमता है, और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को आई डोंट नो स्पेसिफिक को क्या बोलते हैं, और हाँ जो भी है, और मोलर हीट कैपेसिटी, यू अंडरस्टैंड? गॉट माय पॉइंट? तो ये बताओ कौन सा इसमें एक्सटेंसिव है, कौन सा इंटेंसिव है? विच वन इज एक्सटेंसिव एंड विच वन इज इंटेंसिव? टेल मी। You will get 1 or 2 marks from this concept only. Okay, you know the heat capacity? No. Okay, very easy. Listen me carefully. Carefully मतलब carefully. जैसे मैं हूं, मेरी बॉडी का 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने में जितना हीट लगेगा उसको बोलेंगे हीट कैपेसिटी ऑफ राहुल त्यागी। गॉट माय पॉइंट? टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दिस बोर्ड 1 degree centigrade,
द हीट रिक्वायर्ड इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी ऑफ बोर्ड. गॉट माई पॉइंट? And suppose I take 1 gram of this board. How much? To raise the temperature of 1 gram of this board 1 degree centigrade, this is called specific heat capacity. This is called, now mass is fixed na, 1 gram. So specific heat capacity, what will be? Extensive or intensive? Intensive. Heat capacity, mass is fixed? नहीं, नहीं ना, मास तो फिक्स नहीं है ना. हीट कैपेसिटी सपोज करो मैं बोल रहा हूं कि इस बोर्ड का, बोर्ड बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है. हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, वाटर में 1 लीटर ले सकता हूं, 2 लीटर ले सकता हूं, मेरी मर्जी. नाउ मोलर हीट कैपेसिटी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, द हीट रिक्वायर्ड इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी. मोलर हीट, और मोलर हीट कैपेसिटी आप सोच के देखो बच्चों कि ये 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ना हम इसको, सीपी और सीवी. अभी आप पढ़ रहे थे, मैं पीछे बैठा सुन रहा था, पर मेरे को श्योर था कि आपको सीपी के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा. जस्ट यू नो द सीपी, ए वर्ड क्या, सीपी, एंड वी नो दिस वन इज द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. यही तो समझते हैं आप, इससे ज्यादा नहीं. तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे? Got my point? If suppose I know your name, I don't know your nature, आप कहां से ड्राइव हुए हैं, कैसे आए हैं, तो मैं आपके बारे में ज्यादा सोच ही नहीं सकता. वेग मेरा अजम्पशन होंगे. लिसन मी, हीट कैपेसिटी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड बोथ आर इंटेंसिव. तो मैं उस पर बाद में आता हूं, पहले इसको फिनिश करते हैं. तो जहां पे भी मास फिक्स हो जाता है, wherever mass is fixed, the property becomes intensive. Whenever molar word will come, जब भी मोलर वर्ड आ जाएगा तो वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? इंटेंसिव. क्योंकि मोलर वर्ड इटसेल्फ डिनोट कर रहा है कि बस 1 मोल. मोलर वर्ड ने क्या कर दिया, एक मोल को क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, ओनली 1 मोल. तो whenever such kind of word, molar, molal, specific is there, the property 100% becomes the intensive. Got my point? चलो, सीपी और सीवी पे मैं बाद में आऊंगा, अभी 2 मिनट बाद. पहले थोड़ा सा अपना केमिस्ट्री का, थर्मोडायनेमिक्स का देख लेते हैं, ठीक है? या अभी करें इसको, सीपी सीवी को? चलो अभी फिनिश करते हैं इसको, बाद का बाद में देखेंगे. व्हाट इज सीपी एग्जैक्टली एंड व्हाट इज सीवी? Listen me carefully. Cp is the amount of heat given to a gas to raise 1 degree centigrade temperature of 1 mole gas. 1 मोल गैस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे जितना हीट लगेगा एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज कॉल्ड सीपी. चलो इसको समझते हैं. ये एक कंटेनर है, इसके अंदर कोई गैस है और इस गैस के अंदर 1 मोल है. 1 mole is there. Now I heat this gas to raise the temperature of 1 degree, and that heat I will supply, this one is called molar heat capacity. When I supply the heat to this gas, what will happen? प्रेशर इंक्रीज करेगा, है ना? तो मैं सोच सकता हूं कि आई हैव नॉट टू मेक द प्रेशर कांस्टेंट. मैं प्रेशर को क्या कर सकता हूं, वेरिएबल कर सकता हूं. या फिर दूसरा मेरे ऑप्शन होगा कि मैं यहां पे अगर मैंने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो व्हाट विल हैपन, आई हैव टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द गैस. सोचो ऐसे, इस रूम के अंदर कोई गैस है, और 1 मोल गैस है, एंड ऊपर से मैंने एक प्रेशर लगाया 1 atm का, और
वन एटीएम का प्रेशर कैसे लगाया कि कोई 10 kg का वाट रख दिया, वेट रख दिया मैंने ऊपर से, तो वो फिक्स हो गया ना 10 kg। अगर मैं नीचे से इसको हीट करता हूं तो गैस के पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो वो इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे ना, क्योंकि प्रेशर तो आपने 10 kg का वेट ऊपर रख दिया, तो ऊपर की तरफ ले जाएंगे, तो यहां पे प्रेशर कांस्टेंट हो गया, बट वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट ना। वॉल्यूम इज, रिमेंबर, इन सेकंड केस अगर मैं यहां पे कांस्टेंट वॉल्यूम रखता हूं तो क्या होगा, ये कांस्टेंट वॉल्यूम यहां पे रख दिया तो प्रेशर इंक्रीज करेगा ना व्हेन आई सप्लाई द हीट टू द 1 मोल ऑफ गैस। तो हियर व्हाट विल हैपन सीवी के केस में, प्रेशर विल इंक्रीज एंड वॉल्यूम विल कांस्टेंट। किसमें ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, सीपी में या सीवी में? सीपी में, क्यों? और अभी अभी आप पढ़ रहे थे सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू, मैं मानता ही नहीं आर को, मैं सोच रहा कुछ और लिखेंगे, WXYZ, एंड इफ सपोज आर इज देयर देन प्रूव इट व्हाई इट इज आर। गॉट माय पॉइंट? मेरे को केमिस्ट्री वाले सर ने बताया सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, मैं मानता ही नहीं, मैं बोलता हूं कि इधर प्रूव इट, अदरवाइज आई विल नॉट टेक, इसको सीरियसली मैं नहीं लेता। ये आर कैसे आया, और सीपी ज्यादा क्यों होता है उसका भी रीजन बताओ, या तो आप जो कहते रहोगे मैं मानता रहूं, नहीं तो मैं तो मानता नहीं किसी की बात भी, पहले भी बताया आपको। इधर गिव सम स्ट्रॉन्ग एविडेंस, प्रूव साइंटिफिकली, अदरवाइज आई विल नॉट टेक केयर यू, आई विल नॉट टेक यू सीरियसली। सी, जब मैं इसको हीट सप्लाई करूंगा तो हीट सप्लाई करने पे क्या होगा कि गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे गैस एक्सपैंड होगी, तो एक्सपैंड जब गैस होगी तो गैस को कुछ काम करना पड़ेगा ना, गैस विल वर्क। अबे ये ऊपर मैंने वेट रखा था ना 10 kg का, तो जब यहां से नीचे से हीट आई तो ये गैस क्या करेगी, ऊपर किसी प्रेशर को जो क्या करेगी, पुश करेगी, उसके लिए उसे काम करना पड़ा। जब उसके लिए उसे काम करना पड़ा तो उसकी एनर्जी घटेगी या बढ़ेगी, घटेगी, उसका एनर्जी डिक्रीज हो गया ना, जो उसका एनर्जी डिक्रीज कर गया तो उसको भी तो कंपनसेट करने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी ना। तो यहां पे सीपी के केस में इसलिए ज्यादा हीट लगेगी। सपोज करो यहां पे मैंने इसको हीट किया, हीट करने पे वॉल्यूम क्या है, कौन, प्रेशर इंक्रीज हो रहा, मैं आई डोंट केयर। सपोज करो 10 जूल हीट यहां पे लगा, कितने जूल, व्हेन आई स्टार्ट हीटिंग हियर, तो यहां पे 10 जूल लगा, 10 जूल तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन साथ में गैस ने क्या किया, ये वर्क डन किया, वो वर्क डन के इक्वल भी तो हीट लगेगी ना, तो 10 जूल प्लस वर्क डन वाली हीट लगेगी। ये आर कहां से उठा के ले आए आप, मेरे को लिखना था सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस वर्क डन। जो हीट लगी ज्यादा है वो कौन सी लगी, कि गैस ने क्या किया, वर्क कार्य किया ऊपर पुश करने में, तो उसको जो कंपनसेट होने में उसकी एनर्जी डिक्रीज हुई, वही तो हीट मुझे ज्यादा देनी पड़ रही, मैं आर लिख रहा हूं। गॉट माई पॉइंट? तो ये मेरा वैलिड है, सीपी माइनस सीवी इजिकल टू नॉट आर, इट्स ए वर्क डन। गॉट इट और नॉट? अब बोलोगे सर ने उल्टा ही कर दिया ये, पर आई एम प्रूविंग यू साइंटिफिकली। नाउ सी, आइडियल गैस इक्वेशन इज इक्वल टू पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, फॉर 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू पीवी इज इक्वल टू आरटी।
if I raise the temperature of gas 1 degree, if I raise the temperature of, तो यहां पे जो वॉल्यूम है P क्या हो जाएगा, V प्लस डेल्टा V इज इक्वल टू RT प्लस 1। गॉट माई पॉइंट? भाई जो उसका वॉल्यूम है वो डेल्टा V छोटा सा इंक्रीज हुआ और टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ, 1 डिग्री। तो T प्लस 1 पी वी प्लस पी डेल्टा V इज इक्वल टू RT प्लस R। गॉट इट? पीवी से RT कैंसिल कर दूं, P डेल्टा V इज इक्वल टू क्या आया, और P डेल्टा V क्या होता है, व्हाट माय पॉइंट? तो R क्या है मेरा, वर्क डन। पर यहां पे कंडीशन है, द गैस मस्ट बी 1 मोल, द गैस मस्ट बी एंड टेम्परेचर मस्ट बी इंक्रीज ओनली 1। अदरवाइज अगर ये कंडीशन यहां पे रेस्ट्रेन नहीं करती तो मैं सीधा क्या लिखता, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू वर्क डन। यू गॉट द कंसेप्ट? डेप्थ के साथ में कि एग्जैक्टली होता क्या है ये, मैं क्या लिखता है यहां पे, वर्क। अब यहां से भी देख लो, जैसे पी वी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, आर इज इक्वल टू पी वी बाई क्या लिख दूं, आर टी, सॉरी एन टी। पीवी क्या होता है, वर्क डन होता है, तो आर क्या होता है, वर्क डन पर मोल पर डिग्री। अगर एन का वैल्यू 1 लू और टी का वैल्यू 1 डिग्री लू तो आर इटसेल्फ अपने आप में क्या इंडिकेट करता है, आर इटसेल्फ अपने आप में क्या इंडिकेट करता है, वर्क डन पर मोल per degree. Hope you got the concept of Cp and Cv very wisely. Now, write down this topic and we are going to next topic. We are moving towards the next topic. इक्विलिब्रियम रख दो, सर ने पढ़ा दिया। थर्मोडायनेमिक्स रख दो और थर्मोकेमिस्ट्री रख दो। हाँ, थर्मोकेमिस्ट्री का असाइनमेंट बना दे भाई। गॉट इट? चलो और बताता हूँ आपको, अच्छी अच्छी बात है इसमें। अब आप समझ सकते हैं ना, जहां पे सीपी आएगा उसको एनालाइज कर सकते हैं बैठ के कि हाँ ये सीपी इसने कहीं पे दिया है, तो आई कैन थिंक अबाउट दिस सीपी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, वर्क डन। यहां पे भी मेरे को बड़ा क्या आता है, हंसी आती है। वर्क डन दो तरीके का होता है, एक रिवर्सिबल एक इरिवर्सिबल। कौन सा वर्क डन ज्यादा होता है, रिवर्सिबल और विच वन वर्क डन इज मोर, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? विच वन? आप कुछ भी बोलो मैं उल्टा ही बोलूंगा और प्रूव भी करूंगा, रिवर्सिबल। नाउ अब हम इसको देखते हैं, इसको एनालाइज करते हैं, फिर हम अपने आप सोचेंगे कि सर ने जो बताया वो इट्स रॉन्ग और करेक्ट है। बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल वर्क डन? देखो क्या होता है रिवर्सिबल वर्क डन एंड इरिवर्सिबल वर्क डन। हाँ, 1 लाइन के अंदर, ये गैस है इस रूम के अंदर, आप छोटे छोटे पार्टिकल हो, आप हिट करोगे बॉल को, प्रेशर क्रिएट करोगे। मैंने ऊपर एक 10 kg का वेट रख दिया, आई पुट ए 10 kg वेट ऑन द दिस फ्लोर, एक टेरेस पे जो ऊपर रख दिया, तो उसने एक प्रेशर क्रिएट कर दिया।
If suppose I remove this 10 kg weight suddenly, yeah, if I reduce the 10 kg weight to 5 kg weight immediately, तो गैस एकदम से क्या होगी? एक्सपैंड करेगी. तो ये हो गया इरिवर्सिबल वर्क डन. दैट इज बिकम्स द इरिवर्सिबल वर्क डन. गॉट माई पॉइंट और नॉट? इफ आई पुट टू सम सैंड, सैंड देखते हो ना नदी के अंदर होता है, रिवर के अंदर, और वहां से मैं एक छोटा छोटा पार्टिकल हटा रहा हूं, एक स्मॉल पार्टिकल, तो इट्स अ हाइपोथेटिकल प्रोसेस. आई रिमूव वन पार्टिकल एवरी टाइम, तो इट्स क्या होगा? ये ऊपर की तरफ एक्सपेंड करेगा. अब बहुत स्लो मोशन में करेगा, वेरी वेरी स्लो मोशन में करेगा, बहुत फास्ट करेगा, बहुत ही. ये प्रैक्टिकल है क्या? इट्स अ प्रैक्टिकल प्रोसेस, इट्स अ हाइपोथेटिकल प्रोसेस. तो जो मैं सैंड का वन पार्टिकल बाय पार्टिकल रिमूव करता हूं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस. एंड इफ आई सडनली रिड्यूस द वेट, दैट इज irreversible. Now, come to the point. What is the formula of work done in irreversible process? W is equal to minus P delta V. Why we take the minus? ऐसे मन कर रहा होता है कि चलो भाई माइनस ले लेते हैं. Why we consider minus here? Okay. One more thing. In physics, जो वर्क डन का साइन होता है वो केमिस्ट्री के साइन से रिवर्स होता है. रिमेंबर दिस वन. यहां पे गैस जब एक्सपैंड करेगी, मैं अपने का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं व्हाई वी टेक सच काइंड ऑफ कन्वेंशन इन केमिस्ट्री. फिजिक्स का उल्टा क्यों होता है वो फिजिक्स वाले सर से डिस्कस करना. ठीक है? देखो, वो हमारे वाले को उल्टा बताएंगे. देयर इज ए गैस इन दिस चैम्बर. इफ गैस एक्सपैंड, हु विल वर्क? गैस. किसका एनर्जी कम होगा? तो वर्क डन कैसा आना चाहिए? नेगेटिव. इट वुड बी, इफ आई प्रेस द गैस, मैं गैस को प्रेशर लगाता हूं, मैंने क्या किया? मैंने वर्क किया. आई वर्क ऑन द गैस. किसकी एनर्जी बढ़ेगी? तो वर्क डन कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव. लास्ट ईयर तो मेंस में एक ऐसा क्वेश्चन था कि वहां पे द गैस इज एक्सपेंडिंग, गैस इज, तो वर्क डन कैसा आना चाहिए? नेगेटिव. और केवल एक ही आंसर किसमें था? नेगेटिव में. और सारे आंसर, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने का जरूरत था या नहीं? नहीं. वो मेरा टाइम सेव करता अगर मेरे को बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है. केमिस्ट्री में अगेन आई एम टेलिंग यू, टू आंसर विल बी इन पॉजिटिव, टू आंसर विल बी इन, तो 50% तो आपके चांसेस हो जाएंगे. इफ गैस विल एक्सपेंड क्या होगा? वर्क डन विल बी, इफ गैस विल कंप्रेस, पॉजिटिव. ओके. And W is equal to minus P delta V. It's a formula for irreversible work done. And W is equal to minus 2.303 nRT log, बोलो, P1 by P2 और V2 by, ये किसके लिए होता है? रिवर्सिबल वर्क डन. तो आप बोलोगे कि सर रिवर्सिबल वर्क डन ज्यादा होता है. तो लेट्स टेक इट, कौन सा ज्यादा होता है, कौन सा कम होता है. सपोज करो बच्चों, अगेन आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे इसको मतलब कंसंट्रेट होके देखना. ये गैस है, ठीक है? और ये गैस को एक्चुअली जो एनसीईआरटी है वो एग्जांपल लेती है, वो कंसीडर करती है एक्सपेंशन का. किसका? दैट्स व्हाई रिवर्सिबल वर्क डन इज मोर. इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ कंप्रेशन,
If you take the example of, then irreversible work done will be more. तो अब आप मेरे को बताओ, you tell me, I have to take which one example, compression or expansion? Expansion. Got it. Got it? Okay. This is a gas and the pressure is 6 atm. Pressure is, and if I expand this gas, then pressure will increase or decrease? अगर ये गैस एक्सपैंड करेगी तो प्रेशर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा. सपोज करो 3 atm, ठीक है, एंड डेल्टा V इज इक्वल टू 10 लीटर. Suppose I expand the 10 liter, then what will be the work done? W is equal to minus P delta V minus, and final pressure is 3 and delta V is equal to minus 30 liter atm. It's a work done in the irreversible process. Work done in the, if suppose I do this process reversibly, if I do this process, then what will happen? This is the gas and initially it's a 6 atm. I have to take the similar condition and delta V must be कितना होना चाहिए? 10 लीटर. ठीक है. अगर मैं इसको स्लो प्रोसेस में ले जाऊंगा तो 1 टाइम 6 2 3 कर दूं और मेरे को ये फाइनल भी कितना ले जाना है, या ग्रेजुअली मैं इसको एक्सपेंड करूं? रिवर्सिबल के केस में धीरे धीरे करेंगे ना. चलो मैं पहले इसको 6 से कहां ले जाता हूं, 5 एटीएम ले जाता हूं, फिर 5 से 4 एटीएम ले जाता हूं, और फिर 4 से कितना एटीएम ले जाता हूं, 3. तीनों ही चेंज में टोटल चेंज कितना आना चाहिए? 10 लीटर. सपोज करो पहले वाले प्रोसेस में 4 लीटर का चेंज आया, इन सेकेंड प्रोसेस देयर इज ए चेंज ऑफ 3 लीटर, and in third process there is a change of 3 liter. 3 3 6 4 10. Now here the work done is 20, here the work done is 12 liter atm, and here the work done is, and total work done is 41. So where is work done more, 41 liter atm or 30 liter atm? Now consider it. Here I finally divide the final pressure. Final pressure is very less. टोटल चेंज इन वॉल्यूम को मैंने फाइनल प्रेशर के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसलिए ये वैल्यू लेस आई. और यहां पे मैं ज्यादा प्रेशर से भी कुछ कुछ मल्टीप्लाई करता रहा, तो इसलिए ये वैल्यू यहां पे ज्यादा आ गई, ये कम. अब हम इसका रिवर्स पकड़ते हैं उल्टा करके. इट्स ए एग्जांपल ऑफ एक्सपेंशन और कंप्रेशन. एक्सपेंशन. नाउ वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ compression. See, if suppose this is the container, this is the, and I compress this gas from 3 atm to 6 atm, and delta V is equal to 10 liter, and it's a irreversible process. Irreversible. In second case, same condition is there, from 3 atm to how much, 6 atm, and delta V is equal to, it's a reversible process. Reversible. What is the work done here? W is equal to minus P delta V minus, and P is final 6 into is equal to 60 minus 60. What my point? पर ये डेल्टा भी आएगा प्लस हो जाएगा.
क्योंकि जो V2 - V1 कैसा आएगा, नेगेटिव। तो भी आपको समझ आएगा, आई विल टेक द साइन ऑफ नेगेटिव हियर। व्हाट विल हैपन, अगर ये 20 लीटर है और ये कितना है 10 लीटर, गॉट माय पॉइंट। तो डेल्टा वी कितना हुआ, 10 - इज इक्वल टू -10, एंड माइनस साइन पहले होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो कंप्रेशन का केस हमें क्या बनाना होता है, पॉजिटिव, इसलिए हम माइनस लिख देते हैं। गॉट माय पॉइंट। कंप्रेशन का केस क्या बनाना है मेरे को, पॉजिटिव, इसलिए माइनस रखते हैं, और एक्सपेंशन का ऑटोमेटिकली माइनस ही रह जाएगा वो। तो यहां पे वर्क डन 60 आ गया, यहां पे वर्क डन कितना आएगा फिर, 3 से मैं क्या ले जाता हूं 4, 4 2 और 5 2, 4 पे सपोज करो 4 लीटर का चेंज आया, यहां पे 3 लीटर और यहां पे, तो ये कितना हो गया 16, 15 और 18, कितना हो गया 31, 49। कौन सा वर्क डन ज्यादा है, कौन सा, एक्चुअली एनसीईआरटी में मेंशन है मैक्सिमम वर्क डन ऑब्टेन इन रिवर्सिबल प्रोसेस। तो एवरीवन उसी लाइन को इंटरप्रेट करता रहता है कि रिवर्सिबल वर्क डन ज्यादा होता है। लेट्स सी अगेन दिस लाइन ऑफ एनसीईआरटी, मैक्सिमम वर्क डन ऑब्टेन, ऑब्टेन मतलब गैस क्या होगी, एक्सपैंड होगी, गैस क्या होगी, तो मैक्सिमम वर्क डन ऑब्टेन इन रिवर्सिबल प्रोसेस। उन्होंने ये तो नहीं लिखा कि मैक्सिमम वर्क डन डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस। तो हम लोग उसी को एजम्पशन ले लेते हैं कि रिवर्सिबल वर्क डन कैसा होता है, ज्यादा होता है। नहीं, इट डिपेंड अपॉन द वेदर यू आर टेकिंग प्रोसेस कैसा, एक्सपेंशन और कंप्रेशन। If you are taking the expansion, then reversible work done will be more, and if you are taking the compression, then irreversible work done will be more. Got my point or not? टेक्निकली बताओगे किसी को जाके अपना कि भाई देख बेवकूफ मत बनाओ हमें, ये रिवर्सिबल बोल बोल के ना, आप पूरा प्रोसेस समझाओ हमें कैसे होता है। नेक्स्ट, विच वन वर्क डन विल बी मोर, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक। दिस वन अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेई एडवांस। आपको वर्क डन पढ़ते हो ना, अभी पढ़ा है, कौन सा ज्यादा होता है, डब्ल्यू आइसोथर्मल, डब्ल्यू एडियाबैटिक और डब्ल्यू आइसोबारिक। ये समझते हो ना, बारिक, आइसोथर्मल मतलब समतापी, आइस एडियाबैटिक मतलब कौन सा, रुदोष्म, ओके। और आइसोबारिक सम समदाबिक, समदाबिक। तो कौन सा वर्क डन सबसे ज्यादा होता है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक? अभी अभी आप पढ़ रहे थे, आई वॉज सिटिंग बिहाइंड एंड स्टडी के विच वन वर्क डन इज मोर, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और आइसोबारिक। और आप जो भी बोलोगे मैं रॉन्ग प्रूव करूंगा। बोलो, अभी तो पढ़ा आपने। लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन आल्सो, ओके, properly. And this question is most important for advanced question. They will arrange W isobaric, W adiabatic, W isothermal. तो this is the sequence, the work done is in this sequence. तो ऐसे कुछ सीक्वेंस वो देगा आपको, बोलेगा कि ये सीक्वेंस सही है कि गलत है। तो हम दोबारा से देखते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। लेट्स सी, दिस इज वन कंटेनर, ओके, and this is isothermal process, isothermal
Again, same container. This one is adiabatic process. Adia. This one is isobaric. अच्छा, अब again, you have to tell me whether we have to take the expansion process या compression process. Actually, it depend upon again on the whether the process is expansion or compression. एक्सपेंशन लोगे तो कोई और ज्यादा आएगा, कंप्रेशन लोगे तो कोई और ज्यादा आएगा. तो यू टेल मी कौन सा प्रोसेस लू मैं, एक्सपेंशन और या कंप्रेशन? एक्सपेंशन. ओके. सपोज I expand this process from here to here isothermally. Suppose here the pressure is 6 atm. 6. Here also 6 atm initial pressure, and here also 6 atm initial pressure. This is the delta V. Delta V same लेना पड़ेगा. Delta V is equal to 10 liter. Delta V is equal to 10 liter, and delta V is equal to 10 liter. Now understand again, it's a serious matter. Adiabatic process means no exchange of heat. When this gas will expand, its temperature will rise or its temperature will fall. गैस एक्सपैंड होती है तो टेम्परेचर गिरता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? क्या होता है? अबे डिक्रीज होता है. क्या होता है? अबे साइकिल तो चलाई होगी तुम लोगों ने. जब टायर फटता है तो ठंडी हवा लगती है ना, कूल एयर होती है ना, तो गैस एक्सपैंड हुई एकदम से, तो गैस एक्सपैंड होती है, तो एक्सपैंड होने में वो टेम्परेचर क्या होता है उसका? गिर जाता है. whenever you expand the gas, temperature will decrease. Temperature will क्यों? Why? मैं नहीं मानता आपकी बात. Got my point? You must be like that कि why? काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी. क्यों? अगर वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है तो गैस के पार्टिकल्स उनको ट्रैवल करने में ज्यादा कुछ कर. Let me explain. Suppose there is a gas in this room. It has some kinetic energy. If suppose this expand, it will work against this pressure ना. इसको पुश करने में उस कौन काम कर रहा है? किसकी एनर्जी कम होगी? एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर भी. वेरी सिंपल. Got my point or not? When gas will expand, it will work against the external pressure. तो जब मैं काम करूंगा तो मेरी एनर्जी बढ़ेगी या गिरेगी? तो गिरेगी तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? ऐसे जब टायर फटता है ना, तो वो गैस एकदम से क्या करती है? एक्सपैंड करती है अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर. और जब वो एक्सपैंड करती है तो क्या होगा? उसका जो टेम्परेचर है वो एकदम से गिर जाएगा, क्योंकि उसने काम किया बहुत ज्यादा. ठीक है. तो यहां पे इन एडियाबैटिक प्रोसेस मींस neither I am giving the heat nor I am taking away the heat. तो सपोज करो इसका टेम्परेचर गिरेगा. मैं सोचा कि यहां पे जो फाइनल प्रेशर 2 atm हो जाएगा. हो सकता है ना, गैस एक्सपेंड किया मैंने 10 लीटर एंड आई अज्यूम दैट इट्स ए 2 लीटर, 2 atm. When I expand this gas and now process is
isothermal. Now process is, when I expand this gas, the temperature will fall down, but I have to maintain the temperature constant. So for this, what I have to do? I have to supply the heat. Otherwise, process never be isothermal. Otherwise, process never be. Got my point or not? इन केस ऑफ आइसोथर्मल, बस आपको तो एक पता होता है, एक्सपैंड हो रही है, आइसोथर्मल है, बस टेम्परेचर सेम है। कैसे सेम हो सकता है भाई? इफ यू एक्सपैंड द गैस, टेम्परेचर विल फॉल डाउन. It means if you want to make the process isothermal, if you want to make the process isothermal, तो you have to supply the heat. तो मीन्स जब यहां पे आप हीट सप्लाई करेंगे तो इट्स फाइनल प्रेशर ग्रेटर देन 2 atm या लेसर देन 2 atm? इट्स ए greater than 2 atm na, because there is no supply of heat here and same amount of volume is change. So here might be pressure 3 atm. It must be greater than 2 atm because I am supplying the heat here. When I expand this one, so again here what will happen? Pressure will decrease. Pressure will, and to maintain the pressure 6 atm, I have to again supply the heat na. I have to again supply. यहां पे प्रेशर मेंटेन करने के लिए हीट सप्लाई करूंगा और वहां पे टेम्परेचर, तो यहां पे मुझे प्रेशर मेंटेन करने के लिए मोर हीट सप्लाई करनी पड़ेगी ना, कंपेयर टू किसके? आइसोथर्मल. और यहां पे फाइनल प्रेशर क्या आएगा? और W इज इक्वल टू किसमें सबसे ज्यादा आएगा? P सबसे ज्यादा किसका है? आइसोबारिक. तो सबसे ज्यादा है W, वर्क डन किसका हुआ? आइसोबारिक. देन W isothermal, then W. Got it or not? Got it or not? आइसोबारिक क्यों आया ज्यादा है? आइसोबारिक, अगर मैं क्या करूं? कंप्रेशन. क्या करूं? तो कौन सा वर्क डन सबसे ज्यादा आ जाएगा? एडियाबैटिक. कौन सा? उससे कम आइसोथर्मल. और सबसे कम कौन सा आएगा? आइसोबारिक. प्रूव करके दिखाओ. करो, इसको तो नोट कर लो पहले. कुछ समझ आया? क्या बता? सेकंड वाला मतलब ये एडियाबैटिक है. हाँ, रुदोष्म. कौन सा है? रुदोष. अरे एक काम कर लो ना, मैं तुम्हारे पास बुक नहीं लेके आए क्या? एक हिंदी की दे दिया करो, यहां रखे ना, सीधा सीधा हिंदी के ही बोल दूंगा मैं सारे के सारे वर्ड. एंड आई नो ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ हिंदी. ना, नॉट इट. हाँ, यू गॉट इट समथिंग, और या ऐसे ही चल रहा है कि गॉट इट ना? एक्चुअली वी शुड नो द एक्चुअल प्रोसेस. तो अभी एडवांस में क्या पूछेगा? दे विल आस्क किस प्रोसेस में वी हैव टू सप्लाई हीट मोर, आइसोबारिक और आइसोथर्मल. और सपोज बिफोर दिस सच काइंड ऑफ क्वेश्चन आस्क, तो आपको पता ही नहीं चलता क्या कौन सी हीट सप्लाई कर रहा भाई, ये कौन सी कहाँ की हीट. आपका हीट का और आइसोथर्मल आइसोबारिक यू डिडंट फाइंड टू रिलेशन की कोई रिलेशन भी होता है कि नहीं होता है. नेक्स्ट चलते हैं, इसका कंप्रेशन लेते हैं. नाउ, और टाइम बता देना बच्चों. आई हैव टू एक्सप्लेन द थर्मोकेमिस्ट्री. है तो मैं मजे मजे में कर रहा हूं. एंड माय टॉपिक इज थर्मोकेमिस्ट्री.
7 बज गए। चलो तो अभी मैं करता हूं आपका थर्मोकेमिस्ट्री करते हैं इसके बाद में। ओके, दिस इज द फाइनल प्रेशर 3 atm, this also 3 atm, this also 3 atm, and delta V in each case is equal to 10 liter, 10 liter and 10 liter. Okay, now it's a isothermal, adiabatic and isobaric. Got it? If suppose I am compressing this isobarically, so when I compress this gas, pressure will increase, pressure will, and to maintain the 3 atm pressure, what I have to do? Heat out करना पड़ेगा ना, heat out करना पड़ेगा, तभी तो ये पॉसिबल है ना. And final pressure will be only 3 atm because I have to maintain the process isobaric. Again, it's adiabatic. When I compress this gas, pressure will rise, temperature will rise, no matter, because I have to make the process kaisa? Adiabatic. No exchange of heat. Might be here the pressure is 6 atm, might be 6 atm. Now here, when I compress this gas, pressure will rise and at the same time temperature will rise. But I have to maintain the temperature constant. So to maintain the temperature constant, what I have to do? Heat. So obviously here the pressure will not be greater than 6 atm or not equal to 6 atm. It will be lesser than 6 atm. It will be lesser than, you understand this one? कि ये 6 atm से कम ही क्यों होगा? क्यों होगा कम? क्यों होगा कम? To maintain the temperature, we have to out the heat. We have to out the, and if out the heat, it means temperature will decrease. Temperature will, so might be here the final pressure is 4 atm. तो which one work done is more? सबसे ज्यादा है W adiabatic, then W, then W isobaric, isothermal. Got it? Now you understand ना which one work done is more? अब ऐसे फील आता है ना उसका कि यार ये ऐसे प्रोसेस होता है. Now you are not based completely based on the mathematical formula. Those who are based on the completely mathematical formula, तो इसको बोल दे कि क्लास ले रहे बाद में आएंगे. तो वहां पे मेरे को सेट नहीं होता. इफ सपोज समवन टेल मी द सो मेनी मैथमेटिकल फार्मूला एंड से ओके यू हैव टू डू इट फॉर मी इट्स नॉट टॉलरेबल. फॉर मी I should understand each and everything very wisely. Got it? Next. Now write down thermochemistry. This is something I told you about the thermodynamics. So now when you do the thermodynamics question, so it will help you to understand the question. Bacho, what I'm sharing you, so many students, when they see the numerical, they distract. They are not willing to do the numericals. Why? Because they are solely depend upon the mathematical formula. They never understand the concept.
If you proper already you have the proper understanding of concept, then when you read the question you enjoy the question, because you know that in which direction question is going, what they want to ask me. So that's why so many question, so many students, they never solve the numerical, because they completely rely on the mathematical formula, and just they, okay, delta H is given, okay, delta V is given, and now they try to find out the mathematical formula कि किस में फिट हो सकता है, किस में फिट हो सकता है, और अगर वो फिट हो गया पता कुछ नहीं है, बस किसी में फिट करना होता है और फिट करके आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो नेवर ट्राई टू डू दिस, नेवर रिलाई ऑन द मैथमेटिकल फार्मूला, रिलाई ऑन द योर ओन विजडम, अपने विजडम पे, अपनी जो ताकत है कि भाई मैंने ये अच्छे से पढ़ा हुआ है और मैं इसका आंसर दूंगा। और वन मोर थिंग बच्चों, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं ऐसे, वंस, हाँ, व्हेन आई मग अप सो मेनी थिंग्स, व्हेन आई अपीयर इन एनी इंटरव्यू, माय कॉन्फिडेंस इज shattered, and I every time I think he ask only the whatever I remember the things, and just जल्दी से टाइम पास हो जाए, जल्दी से ये यहां से निकल जाए और मेरा जो नंबर है ये ओवर हो जाए, you think like that only. But when you know each and everything very properly, yeah, you know 50% thing properly, I know this thing very properly and I don't know this one, तो you will be very cool, आप ऐसे जाएंगे जी सर, या तो आप ओपनली बोलेंगे आई डोंट नो दिस वन सर, एंड मैं इसको प्रॉपरली स्टडी नहीं किया, और या फिर आप प्रॉपरली क्या बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे, तो ही विल इम्प्रेस, एग्जामिनर विल इम्प्रेस कि इसको आता है, और यही बातें फिर आपके डेली लाइफ में चलती है, बिकॉज इन डेली लाइफ व्हाट आई एम सेइंग आई डोंट नो, so that's why every time I confuse whatever I say him, his or her, it's a good or bad, because I'm confused, I don't know कि ये मैंने क्या बोल दिया, अच्छा है बुरा है, but when I understand the thing properly, तो जो मैंने बोल दिया अब वो मेरे को लगता है कि that is good, because I speak after understanding the proper concept, yeah, proper understanding of the environment. So always be like that, be cool, and understand each and everything properly. Now, thermochemistry. Again, I am telling you, for this concept, thermochemistry, you will get one question 100%. I am write down on your copy. Tyagi sir say 100% will get the question. Okay? One or two question from mole concept, and one question what I have told you from 6 to 7 p.m. and one question from what I have told you the thermochemistry 7 to 8 p.m. Okay, what is the enthalpy of reaction? Enthalpy of formation, standard enthalpy of formation, these are three topic. Enthalpy of reaction, किसी अभिक्रिया की ऊष्मा, enthalpy of formation, किसी कोई चीज बनती है तो उसमें जो ऊष्मा निकलती है, एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यू ऑलवेज थिंक तीनों एक ही होती हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बट ऑल थ्री आर कंप्लीटली different. Okay, before starting this, what I have told you in thermodynamics, first extensive and
You will attempt the question, na? Suppose extensive and intensive question come. Second, CP and CV. What is exactly CP? What is exactly C? And why there is R? Not P, Q, R, S, T, W, X, Y, Z. Third, work done in different process. Isothermal, adiabatic and iso. And reversible and irreversible. Got my point? And now topic is enthalpy of reaction. Try to understand. N2 plus 3H2 goes to 2NH3 plus heat. Plus heat. Half N2 plus 3 by 2 H2 goes to NH3 plus heat. C plus O2 goes to CO2 and this is graphite. This is graphite. C. Whenever any reaction occurs and the product is formed, किसी से भी, whatever amount of heat is released, that is called enthalpy of reaction. Any reaction, this is also enthalpy of plus heat. Plus heat. This is also enthalpy of reaction. This is also enthalpy of reaction, and this is also a enthalpy of. It means enthalpy of reaction is a wide term, and it is applicable to each and every reaction. Each and whatever the amount of heat is released in a chemical reaction, that is called enthalpy of reaction. When I put certain restriction like that, the product must be 1 mole. How many mole of NH3 formed here? And it must be produced from its constituent element. मतलब वो अपने ही एलिमेंट से बनना चाहिए और वो 1 मोल बनना चाहिए. कितना बनना चाहिए और किससे बनना चाहिए? NH3 N और H से ही बन रहा है ना. तो now it is called enthalpy of formation. Now it is called enthalpy of. Now you got the difference between enthalpy of reaction and enthalpy of formation. What is the difference? In enthalpy of formation, 2 conditions are there. First, 1 mole product should be there, and second, and the product must be formed from its. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब सपोज CaCO3 को मैं हीट करता हूं तो CaO प्लस CO2 बनता है. तो यहां पे 1 मोल बना. तो यहां पे जो हीट निकलेगी उसको क्या बोलेंगे? What we will call this heat? Enthalpy of reaction, enthalpy of formation or standard enthalpy of reaction formation? Enthalpy of not formation. CaO is not from its constituent atom, it's formed from the CaCO3. It's a different. It's a, if Ca plus O2, half O2 form the CaO, it is called enthalpy of formation here. But it's not enthalpy of 1 mole CO2 is also formed, but it's not formed from its. So the heat produced here is called enthalpy of reaction, not enthalpy of. enthalpy of formation में क्या होता है? हाँ बोलो. There are 2 conditions. First, 1 mole product must be there, and second, 1 mole and it's formed from its constituent.
कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। तो सम टाइम यहाँ पे बोला कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज 20 जूल फॉर दिस रिएक्शन। इफ आई गिव यू a simple question, if the enthalpy of reaction for this reaction is 20 joule, what is the enthalpy of formation this reaction? 10 joule na? It's a 10 joule because here it formed from its constituent atom and now here 2 mole is formed. For 2 मोल के लिए तो 20 है, तो 1 मोल के लिए कितना हो गया? 10 जूल। Got it? Now standard enthalpy of formation. Standard enthalpy of, here 3 conditions are associated. First, 1 mole must be there. Second, it should be formed from its constituent atom element. And third, the product या reactant from its form, it should be its most stable state. What is the most stable state of carbon? Diamond, graphite or coal? Graphite. The most stable state of carbon is, now here CO2 is formed from इससे ग्रेफाइट। तो अब यहां पे जो हीट रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ। One more example. If suppose carbon diamond is there, O2 is there and CO2 is formed, what is the heat release? यहाँ पे जो heat release होगी इसको क्या बोलेंगे? Enthalpy of formation. Got my point? Why? Why enthalpy of formation? Because 1 mole is formed from its constituent atom is formed, but it's not a most stable state. That's why it's not a standard enthalpy of. First topic cover. अब आपको समझ में आएगा ना वहां पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करना है। नाउ अगेन, व्हाट इज द फैक्टर अफेक्टिंग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? कौन कौन से फैक्टर है जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं? बोलो। फर्स्ट एक फैक्टर आपको लर्न करना है, उस फैक्टर का नाम है स्टेट, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट देखो, H2 plus half O2 goes to H2O. H2 plus half O2 goes to H2O. And here water in the gaseous state and in the here water in the liquid state. कहां पे ज्यादा हीट ज्यादा रिलीज होगी? ऊपर वाले में, नीचे वाले में? सेवन 745। ठीक है। टेल मी, गैस में ज्यादा रिलीज होगी? पक्का? नहीं, एक्चुअली जब आप कोई आंसर बोलते हैं तो यू हैव टू टेल द रीजन। ऐसा नहीं कि मेरा मन कर रहा है ये हो सकता है। गॉट माई पॉइंट? मेरा मेरा सबकॉन्शियस माइंड में ये है कि ये गैस हो सकता है। साइंस में ऐसा नहीं चलता। साइंस डिपेंड अपॉन द लॉजिक्स। हाँ बोलो। हाँ, किसी ने बोला गैस, किसी ने बोला लिक्विड। तो कैन एनीवन सपोर्ट हिज आंसर की स्ट्रॉन्ग एविडेंस या स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक अप्रोच के साथ में गैस में ज्यादा रिलीज होगी? आपका मन कर रहा है ऐसा कि नहीं नहीं, आपका मन ही कर रहा है।
क्योंकि लिक्विड में ज्यादा रिलीज होगी एनर्जी। किसमें रिलीज होगी? मैं बताता हूं। सपोज करो, ध्यान से समझना, वो रट्टा नहीं होता, ये सब अंडरस्टैंडिंग होती है। सपोज करो हियर, आई थिंक इट्स 52 किलो जूल के आसपास एनर्जी निकलता है, आई नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली, for it's a difficult to memorize such kind of data. Suppose here 52 kilojoule energy is released. How much? And now water in which state? If I need the water in gaseous state, what I have to do? I have to supply the heat and convert it into gaseous state. तो जो सप्लाई करूंगा वो यहीं से तो जाएगी हीट जो रिलीज हुई है। तो इसका मतलब ये अमाउंट अब क्या हो जाएगा? हो सकता है 50 हो जाए। तो किस में कम निकली, किस में ज्यादा निकली? यू गॉट इट प्रॉपरली? गॉट इट ना? अब ऐसा सोचना तो नहीं पड़ेगा कि किस में, अच्छा लिक्विड बोल के देख लेते हैं, गैस बोल के देख लेते हैं। तो उसको साइंटिफिकली सोचते हैं, कोई भी पॉइंट होता है। आई थिंक 7:20 ना, और 45 तक फिनिश करनी है, तो मैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फिनिश करता हूं यहाँ पे अभी। तो ये फैक्टर अफेक्टिंग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। नेक्स्ट लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। नहीं, ये अलग ही टॉपिक है, अलग टॉपिक है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं इसको पहले कवर करता हूं। यहां से आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, और वो बड़ा बकवास का न्यूमेरिकल होता है, उसको 1 सेकंड में सोल्व करते हैं, पर व्हेन यू सी द लेंथ ऑफ द न्यूमेरिकल एंड डाटा यू विल टोटली कंफ्यूज। वैसे इट्स ए वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, मैं इस पे दिमाग नहीं लगाता। तो देखते हैं इसको क्या होता है। फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर ओनली वन थिंग हियर, जस्ट यू हैव टू मग अप, whenever there is a strong acid and strong base react, strong 1 mole of acid and 1 mole of base, they react, they form what? They form salt and water, and they release 57.1 kilojoule per mole heat. Remember this data, they will not provide this data. तुम आज बड़ा मुस्कुरा रहे बच्चे, खुशी रहता है? तुम आज इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या बोले हैं बच्चे? हम्म, क्या गम है उसको छुपा रहे हो? चलो इधर देखते बच्चों, जस्ट रिमेंबर दिस डाटा, whenever 1 mole of strong acid react with 1 mole of strong base, they form acid, sorry, salt and water, and how much amount of energy they will release? 57.1 kilojoule. They will per mole. They will not give this data. They will not give this data. And we can say 13.6 kilocalorie per mole. If I convert this kilojoule into kilocalorie, then it becomes the 13.6 kilocalorie per mole. Remember this one also. Got it? Now, question. If 0.1 m of HCl of 200 ml react with
0.1 m of NaOH of 200 ml, how much amount of heat will release? यहां पे कितनी हीट रिलीज होगी आपको बताना है, बताओ जल्दी से, जल्दी। हैंड रेज करना जो सबसे पहले बता दे। रेज योर हैंड एंड कूल माइंड से सोचोगे तो यहाँ पे आंसर, मतलब वो मैंने स्ट्रेटेजी आपको बताया हुआ है, जस्ट यू हैव टू अप्लाई दिस स्ट्रेटेजी। कोई इंफॉर्मेशन इसको एक्सप्लेन करते टाइम आई विल नॉट प्रोवाइड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इनपुट, एक्स्ट्रा कंसेप्ट। वट एवर द इंफॉर्मेशन आई डिलीवर यू, on the basis of that information you can do this question. ग्यारह पॉइंट चार देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड, इट्स ए 0.1 m। डायरेक्ट बताऊं या फार्मूले से बताऊं? अंडरस्टैंडिंग से बताऊं या फार्मूले से? अंडरस्टैंडिंग से। देखो, इट्स ए 0.1 m HCl। व्हाट डज इट मीन? 0.1 mole dissolve in 1000, अबे नॉट 200, 1000 ml of solution। Read it again and again. 0.1 m HCl means 0.1 mole of HCl dissolve in 1000 ml of solution. If 1000 ml of solution was there here, so 0.1 mole of HCl is there, but it's a 200 ml. It's a, so in 1000 ml 0.1 mole is there, point, and in 200 ml 0.1 divided by 1000 multiply by 200, 5, कितना हो जाएगा? 0.02, 0.02 मोल ना, श्योर। and 0.02 mole of NaOH is there. When 1 mole HCl, 1 mole NaOH react, how much energy is they release? 1 मोल से कितना आता है? 57 पॉइंट, 0.02 मोल से कितना आएगा? 57.1 डिवाइडेड बाय, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 0.02, तो ये नीचे 100 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 11.4, सॉरी 1.142 क्या आ जाएगा? किलोज पर मोल, ओनली किलोज, ओनली किलो। गॉट इट? 1.14 कर दोगे ऐसा क्वेश्चन? पक्का? पक्का ना? एक दूं अब, देखता हूं कितने लोग करते हैं। 0.1 m of H2SO4 of 100 ml react with 0.1 m of NaOH of 100 ml, how much amount of energy will release? रेज योर हैंड। लास्ट टाइम गलत आंसर बताया था ना, इस बार सही समझना। हम्म
पॉइंट 0.57 करेक्ट आंसर. व्हाट्स योर गुड नेम? आयुष फ्रॉम उत्तराखंड. विच डिस्ट्रिक्ट? देहरादून. गाना सुना है वो वाला? ओ, कौन सा नेगी है? मेरे को पहाड़ी मत बोल लो जी, देहरादून वाला हूँ. एक गाना आता है ना, कोई सा, आई फॉरगेट द नेम ऑफ दिस सिंगर. हाँ, द आंसर इज 0.557. 1 किलो नॉट मोल फॉर दिस रिएक्शन. फॉर दिस, गॉट माई पॉइंट और नॉट? अरे पॉइंट. हाँ, लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन. ठीक है, इसका आंसर सभी को आ गया, मैं दूसरा दूं या इसको एक्सप्लेन करो? क्योंकि व्हाट आई एम थिंकिंग कि माइट बी फ्रॉम बाय मिस्टेक ही वो, मतलब सही आंसर आ गया हो, तो एक्सप्लेन करे. चलो देखो, इट्स अ पॉइंट 1 मोल पॉइंट, बट इट्स एन फैक्टर इज 2 ना. इट्स एन फैक्टर. 1 molecule of H2SO4 release how many HIN? 2 HIN. 2 HIN. That means its n factor is 2. तो मैं मान सकता हूं, कैसे आपको, चलो, 0.1 मोल डिजोल इन कितने ml में? ये कितने ml है? तो इसका मतलब कितने मोल आए? 0.01 मोल. पॉइंट. एंड ये कितना आया? ये भी 0.01 मोल आया. पर यहां पे क्या हुआ? ये मोल जो है किसके होंगे? H2SO4 के होंगे ना. पर HIN के तो इसके डबल होंगे. HIN के कितने होंगे? डबल. तो HIN के कितने होंगे? 0.02 मोल होंगे. और OHN के कितने होंगे? 0.01 मोल होंगे. गॉट माई पॉइंट और नॉट? बट हियर लिमिटिंग रिएजेंट इज देयर. ये लिमिटिंग रिएजेंट है. तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो जो हीट होगी वो इसके अकॉर्डिंग ही निकलेगी. इसका कोई रोल नहीं रहा. तो एक मतलब आपने कंसीडर नहीं किया होगा बिल्कुल भी कि ये ऐसा भी होता है. पर चलो, सही हो गया तुमसे गलती से. दूसरा एक क्वेश्चन डिजाइन करता हूं. वन इज 0.1 m ऑफ H3PO4. ऐसा वॉल्यूम डाउन कर लो. ऑफ 33 ml प्लस 0.1 m ऑफ CaOH का होल ट्वाइस 250 ml. What amount of heat will be released here? How much amount heat will release? It will take 15 minutes now. हाँ, क्योंकि मेरे को दो कंसेप्ट और बताना है इसमें, इसी कंसेप्ट के अंदर. हम्म. हाँ, बताना बच्चों.
1 point, let's see, 0.1 mole in 1000 ml ना, 0.1 mole in 1000 ml, 0.1 mole in 1000 ml ना, sure, and it's a 30। तो मैं क्या करता हूं कि इसको 0.1 मोल, इसको 0.3 मोल मान लो ना, क्योंकि ये तो 3 रिलीज करेगा, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। कैलकुलेशन, ये 0.3 मोल रिलीज करेगा ना चैन के, तो 0.3 मोल कितने के अंदर है बच्चे? 1000 ml के अंदर ना, तो 1000 ml में कितना है? 0.3 मोल, और 33 ml में 0.3 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाय, तो ये 0.1 मोल आ जाएगा ना। 0.33 को, अच्छा 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? नहीं, ये आ जाएगा 1 आ जाएगा ऊपर, और 10⁻³ मोल आ जाएगा, 10⁻, तो अपने इसके कितने मोल आए? 10⁻3। इसके कैलकुलेट करते हैं, तो इसके 0.2 मोल मान लू ना मैं, उस 1000 ml में 0.2 मोल है ना, n फैक्टर 2 है ना, तो 250 में कितने होंगे? 0.2 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई, ये कितना हो जाएगा? 4, और ये कितना हो जाएगा? 0.05। ये 10⁻³ मोल है, और ये 0.05, कौन से कम मोल है? 10⁻³। प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनेगा? तो 10⁻³ मतलब 0.0571 किलो जूल एनर्जी निकलेगी ना, ये कैलकुलेशन ही है। गॉट इट और नॉट? ठीक है, ये कैलकुलेशन कर लोगे ना। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन, नाउ इफ सपोज NaOH is there, 1 m 1000 ml is there, and it react with the CH3COOH, 1 m of 1000 ml, how much amount of energy will release? It's a strong base, it's a strong, सॉरी वीक एसिड, तो कितनी एनर्जी निकलेगी? 57.1 नहीं निकलेगी, it will not release 57.1, less than 57.1। I don't know कितना, but what मेरा आंसर क्या होगा? Less than, let's understand this concept also very clearly, less than 57.1। now again proper understanding, एनर्जी कहां जाएगी? वो जो बीच वाली लेस देन है ना 57.1, और रिलीज कितना होना चाहिए था? 57 पॉइंट, बीच वाली कहां चली गई उसको देखते हैं। इट्स ए स्ट्रॉन्ग बेस but it's a weak acid। I'll ask the question in last, once I'll explain this one। it's a weak base, it will not dissociate na 100%, it will dissociate like 0.1%, 0. if 0.1% this one dissociate, तो फिर तो बहुत ही कम एनर्जी आनी चाहिए। It's not 50 less than 57.1, ये तो फिर ऐसा आना चाहिए ना कि सर ये तो कुछ 0.571 किलो जूल ऐसे कुछ आना चाहिए, क्योंकि अगर ये इतने परसेंट डिसोसिएट होता है, एंड इट डिसोसिएट लेस देन दिस वन आल्सो।
नहीं समझ में आई बात? अरे ये एक मोल तक तो 57.1, अगर ये फुल डिसोसिएट होता तो, अगर ये 50% डिसोसिएट होता तो वो उसका हाफ होता। श्योर है ना? और मैं कितना बोल रहा हूं? तो बहुत ही कम है वैल्यू आनी चाहिए, पर यहां पे जो वैल्यू आती है वो 57.1 से ऐसे आती है 55, 54, इस तरीके की वैल्यू आती है। तो वो बीच का झोल देखते हैं कहां पे है। झोल समझते हो ना? मराठी बच्चा तो समझता होगा ना? कितने मराठी कुटे जाते हैं? चलो। हाँ, जैसे सपोज आई एम CH3COOH एंड आई हैव द 1000 मॉलिक्यूल्स, मेरे जैसे 1000 मॉलिक्यूल है, ओनली 2 मॉलिक्यूल डिसोसिएट, ओनली 2 मॉलिक्यूल डिसोसिएट, तो हाउ मेनी HN कम्स? 2 HNs. 2 HN will combine with 2 HN and they will release the energy, and this heat will be used to dissociate this compound. नहीं आया? हम 100 थे, मतलब मैं 100 था, 100 में से मैं डिसोसिएट होना ही नहीं चाह रहा था, मना कर दिया मैं नहीं होता डिसोसिएट, मेरा ऐसा टेंडेंसी है, मैं वीक एसिड हूं, आई एम वीक एसिड। नाउ ओनली वन राहुल डिसोसिएट, तो 1H combined with 1OH and some amount of heat will release, and that heat will used to dissociate राहुल सर। तो वो जो हीट वहां से निकली है, वो जो अनडिसोसिएटेड था उसके पास जाएगी और बोलेगी डिसोसिएट हो, सारा का सारा डिसोसिएट। तो वो हीट वहां से आती रहेगी और उसको सप्लाई होते होते इसको 100% डिसोसिएट करा देगी। कितने परसेंट? गॉट माय पॉइंट? तो ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो गया आपको? इफ सपोज आई आस्क वन एडवांस क्वेश्चन फ्रॉम दिस कंसेप्ट, तो यू विल गिव द आंसर। सपोज 1 m of 1000 ml of NaOH is react with the 1 m of 1000 ml of CH3COOH and 55.1 kilojoule heat is released. You understand the question? How much amount of energy is required to dissociate? Yeah, what is the amount of energy required to dissociate 1 mole of CH3COOH molecules? कितना जरूरत पड़ेगा उसको डिसोसिएट कराने के लिए, कितना लगा? नहीं आया क्वेश्चन समझ में? लेट्स सी अगेन, दिस इज NaOH of 1 mole. I am writing here 1 mole. It's a CH3COOH 1 mole, and total energy is released 55.1 किलो। अब वो आपसे पूछता है कि भाई CH3COOH को की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है? 2 किलो जूल ना, 2 किलो जूल ना। जो डिफरेंस आया वो कितना आया? 2 किलो जूल पर मोल। पर अब आपको कहां ट्रैप कर लेगा वो आपको यहां पे 1 मोल तो देगा नहीं, ये तो मैंने सीधा सीधा बताया, आई टोल्ड यू स्ट्रेट फॉरवर्डली। यहाँ पे कुछ 0.1 m का 200 ml कर लेगा, 0.2 m का कुछ 300 ml कर लेगा, फिर यहाँ पे कुछ हीट रिलीज करेगा एंड फिर पूछेगा कि अब किलो जूल पर मोल बता। तो आपको यूनिट, यू हैव टू कीप इन माइंड यूनिट ना, वो यूनिट भी ध्यान में रखनी पड़ेगी ना। व्हाट माय पॉइंट और नॉट? ये आपका एडवांस का क्वेश्चन आ सकता है कि कोई वीक एसिड दे देगा या वीक बेस, एंड ही विल आस्क द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, कितना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या कितना एनर्जी यहां पे खर्च हुआ। एक लास्ट कंसेप्ट और रह गया इसका, छोटा सा है। इफ सपोज HF is there and it's a strong base NaOH is there, how much amount of energy will release here? कितना? आप बोलेंगे हियर मोर देन
57.1। अगर एसिड्स में HF हुआ, कौन हुआ? केवल ओनली एंड ओनली HF, तो आप बोल देंगे कि हियर एनर्जी विल रिलीज मोर देन 57.1। रीजन? दे विल फॉर्म द H2O प्लस NaF ना। आपको क्या लग रहा है कि ये Na और F सॉल्यूशन में ऐसे एक साथ पड़े रहते होंगे? नहीं ना। कैसा होता होगा? ऐसा सच में होता है, इट्स रियली हैपन। Na positive is there, F negative is there, and water molecules surround this molecule. And it's a hydrogen is there, hydrogen is there, oxygen is there, hydrogen is there. ये ऐसे सराउंड हो जाता है। Na पॉजिटिव और इसके चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल घूम जाएंगे, ये F नेगेटिव वाटर। When water molecules surround this molecule, they will make a partial bond ना। Whenever bond is formed, energy is released. तो ड्यू टू द एक्सेप्शनली वेरी लो साइज, वेरी स्मॉल साइज ऑफ F नेगेटिव, द हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज इज वेरी हाई। ये बात समझ में? ड्यू टू द वेरी स्मॉल साइज ऑफ F नेगेटिव, हाइड्रेशन एनर्जी, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल अराउंड दिस F नेगेटिव, वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। That's why it is greater than 57.1। Got my point or not? ठीक है बच्चों, ड्यू टू द स्कैरसिटी ऑफ टाइम बहुत बचता है वैसे, और मैं कुछ ट्रिक भी नहीं बता पाया आपको, तो नेक्स्ट क्लास में एक तो इसकी ट्रिक बताऊंगा। एंड व्हाट यू नीड इन द नेक्स्ट क्लास, ऑर्गेनिक पक्का पढ़ के आना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाई बॉन्ड इज ब्रेक। आई विल टेल यू, आई लिसन मी केयरफुली, देन विद इन 5 मिनट आई विल आपको लीव कर दूंगा। I'll explain each and everything, यही बॉन्ड क्यों टूटा, why this bond will break down and why this one is attack, इसी ने क्यों अटैक करा, उसका आप मुझसे एक एक का रीजन पूछेंगे। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, बट टुमारो tomorrow classes I will explain the thermochemistry and few things of D and F log, D and, क्योंकि वहां से अगर आपको कुछ प्रॉपर नहीं पता होगा तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा ऑर्गेनिक पढ़ाने। Got it? Hope you enjoy the lecture. Thank you, sir. बच्चों ध्यान दो।
समझा इनऑर्गेनिक का फैट तो फैट के साथ कभी कुछ तो वहां से तेरे को लगेगा कि मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ वो होगा फिजिकल में न्यूमेरिकल इतना टफ बना सकेगा कि वो वैसे फिर एक सेफ एवन बसता है एक एवरेज बच्चे के लिए और सेफ एवन क्योंकि यहाँ पे रट्टा मारते समय थोड़ा थोड़ा काम चल जाता है। I'm telling you the truth. I'm now it's your choice. If you leave the entire organic chemistry, 33% portion out, can't do anything. And if you think by mugging up the name reaction, yes, someone suggests you कि by mugging up the name reaction, आप थोड़ा थोड़ा कुछ कर सकते हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि until or unless you don't know the mechanism of the name reaction, इसका mechanism भी वो पूछ रहे, तो वो reactant product रट्टा मार जिसे दिमाग में प्रेशर ही आता है, उन्होंने रखा and teaching sense first one to do it. एक छोटा छोटा सा बच्चे क्लास का एक डाउट है सर जो ऐसे लोग ऐसे ना ऐसे ऐसे पता चलता है एक तो स्ट्रांग है और एक तो वीक है। कल क्लास में पूछेगा तो मैं बहुत अच्छे से बता दूंगा, सब बच्चों को पता चल जाएगा। अगर डिसोसिएट होने के बाद आफ्टर डिसोसिएशन if the species is stable that it's a strong, if it's not stable it's a weak. For example A means two acid, one is weak, one is strong. HCl or one is HCl okay. See after properly. It's an HCl. After dissociation, H positive, HCl negative is there. If this one is stable, it will be strong. अगर ये stable नहीं है, तो ये Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है, लो